साथियों, एक बार फिर हम आपके सामने हैं। बिहार की राजनीति और जाति, ये जो टॉपिक है इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है। तो जो पॉलिटी है, बिहार की पॉलिटी, यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाता है। ये एक प्रश्न का प्रारूप है जो मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर आपको बताना चाहता हूँ और आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में काफी हेल्प मिलेगा। मैं एक बार बता दूं कि एक प्रारूप है, आप अपने आंसर को अपने तरीके से फ्रेमिंग कर सकते हैं। ये एक बेस है और मुझे लगता है कि इस तरीके से अगर आप आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। आइए सबसे पहले हम देखते हैं इस प्रश्न को 4 भागों में बांट कर देखेंगे। पहले परिचय, उसके बाद ये राजनीति में जाति का जो विभिन्न स्तर है, दूसरा इसके विभिन्न चरण क्या हो सकते हैं प्रांतीय राजनीति के, उसके बाद हम इसकी समीक्षा करेंगे। हम देखते हैं कि अगर परिचय या एक पृष्ठभूमि की बात करें तो इसमें संवैधानिक पहलू की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, वंश और जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो संवैधानिक पहलू में भी ये एक जाति शब्द यहाँ पे आता है और इसके चलते सक्रिय भूमिका इसकी हो जाती है राजनीति में। तो राजनीति में जब जाति की सक्रिय भूमिका हो जाती है, क्योंकि इसके लिए संवैधानिक पहलू भी दिया गया है, इसलिए इससे राजनीतिक समावेशन, पॉलिटिकल इंक्लूजन होता है। तो पॉलिटिकल इंक्लूजन होने से यहाँ सामाजिक और आर्थिक समावेशन में भी वृद्धि होती है। हम देखेंगे कि जाति की जो सक्रिय भूमिका होती है उससे राजनीतिक समावेशन में वृद्धि होती है, एक प्रक्रिया की शुरुआत होती है और उसके चलते सामाजिक आर्थिक समावेशन होता है, सोशियो इकोनॉमिक इंक्लूजन होता है और इसके चलते हमारे लोकतंत्र का जो सामाजिक आधार होता है वह मजबूत हो जाता है। तो हम देखेंगे कि इसके चलते एक लोकतांत्रिक तरीके में या फिर लोकतंत्र का सामाजिक आधार तो मजबूत होता ही है, परंतु एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं। और अगर हम सीमाओं को देखें तो उससे देखते हैं कि भारतीय समाज पर राजनीतिक जाति का दुष्चक्र एक हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि भारतीय समाज में एक विशियस सर्कल शुरू हो जाता है सोशियो पॉलिटिकल कास्ट का। तो ये सबसे बड़ा एक सीमा है और इसके चलते क्या होता है कि समृद्धि और विकास अवरुद्ध हो जाता है और जाति धर्म पर भारी पड़ जाती है। तो दोनों पहलू हमने दिखा दिया परिचय में कि इससे राजनीतिक समावेशन के साथ साथ सामाजिक आर्थिक समावेशन होता है, लोकतंत्र का आधार भी मजबूत होता है, लेकिन कहीं न कहीं जाति धर्म पर भारी पड़ जाती है और इसके चलते लोकतंत्र के जो मूल उद्देश्य है उसकी प्राप्ति हमें नहीं होती है। हम देखते हैं कि इसके जो विभिन्न स्तर हैं तो प्रांतीय राजनीति हो जाएगी और पंचायत स्तर पर जो राजनीति और जाति की भूमिका होगी। तो यहाँ पर बस हम 2 पहलुओं की बात कर लेंगे, लेकिन चूंकि मुख्य फोकस हमें बिहार की राजनीति पे करना है तो हम प्रांतीय राजनीति के विभिन्न चरणों की बात करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि ये 3 चरण में हम बांटकर अगर देखें तो ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि बिहार की जो राजनीति है उसमें जाति की जो भूमिका है कहाँ से शुरू होती है और कहाँ लीड रोल लेने लगती है और वर्तमान में क्या भूमिका है राजनीति में जाति का। तो हम देखेंगे कि जो प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण, एक लाइन ऑफ डिमार्केशन होगा हमारा यहाँ पे और हम उसमें सबसे पहले देखेंगे कि आजादी से पूर्व से लेकर वर्तमान तक की जो परिस्थितियां हैं। आप देखिए, आजादी से पूर्व मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उनके बाद की जो परिस्थितियां होती हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि कांग्रेस का दबदबा रहता है और उच्च जातियों का प्रतिनिधित्व रहता है। तो इस परिवेश में हम ये देख सकते हैं, एक और भी चीज देखेंगे आजादी से पहले कि 1937-38 का जो पीरियड होगा, इस समय
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा प्रगतिशील सामाजिक आर्थिक नीति इसको लागू करने की जिम्मेदारी प्रांतीय जो नेतृत्व था उसको दिया गया था। आप गौर करेंगे कि ये जो पीरियड था, ये जो प्रांतीय नेतृत्व की बात थी, तो उस समय प्रांतीय जो नेतृत्व था, खासकर यह नेतृत्व जो सामंतवादी लोग थे उनके पास था। और इस तरीके से ये जो नीति थी, जो प्रगतिशील सामाजिक आर्थिक नीति थी, वो सामंतवादी ताकतों के कारण छोटे या निम्न वर्ग के लोगों को, निम्न जाति के लोगों को उसका फायदा नहीं मिल पाता है। परंतु आजादी के बाद आप देखते होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भूमि सुधार एजेंडा जो लाया गया, मतलब ये उच्च वर्ग के जो लोग थे उनका विरोध होने के बावजूद भी जो भूमि सुधार एजेंडा उन लोगों ने लागू करने का प्रयास किया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, तो उसके चलते निम्न जातियों का जनाधार मिल जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, और ये जो गोलबंदी शुरू हो जाती है और वहाँ एक नए कृषि स्वामित्व का विकास होता है, उदय होता है। और उसी रूप में हम देखते हैं यादव, कोयरी और कुर्मी जो समुदाय है, इनका कृषि पर स्वामित्व बढ़ जाता है। तो देखेंगे कि यहाँ से गोलबंदी की शुरुआत तो हो जाती है, किसी न किसी रूप में राजनीति में जाति का वर्चस्व यहाँ पर देखने को मिलता है। जो द्वितीय चरण है उसमें हम लोगों ने लिया है 1967। ये 1967 बिहार के इतिहास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ पे एक लाइन ऑफ डिमार्केशन है, एक पॉलिटिकल माइलस्टोन है, और ये पहली बार 1967 में बिहार में गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। और उस मतलब इसको कह सकते हैं कि दिस इज द पीरियड ऑफ ये पॉलिटिकल अप्स एंड डाउन्स, राजनीतिक उथल पुथल का एक पीरियड ये होता है। और इसमें पिछड़ी जातियों की जो राजनीतिक एकजुटता होती है वो देखा जाता है, और चुनाव में जाति का एक नया मुद्दा सामने आता है। और हम देख सकते हैं कि ये इस पीरियड की जो राजनीति होती है वो राम मनोहर लोहिया की जो समाजवादी नीति होती है उससे प्रभावित होती है। और आप देख सकते हैं कि कुछ नाम है हमारे यहाँ जो आप देख सकते हैं कि ये जो पीरियड होगा, कर्पूरी ठाकुर द्वारा सबसे पहले एक नारा दिया गया था कि मतलब पिछड़ी जातियों के राजनीतियों की बात की गई थी, और पहली बार बिहार की राजनीति में पिछड़ा और अगड़ा का नारा दिया गया था। तो ये जो पीरियड है आप कह सकते हैं कि अगड़ा और पिछड़ा मतलब एक राजनीतिक रूप में एक नारा बन गया था जो कर्पूरी जी ने दिया था। तो कहीं न कहीं पिछड़ी जातियों के लिए गोलबंदी की प्रक्रिया यहाँ से शुरू हो जाती है। आप देखेंगे कि आगे चलकर फिर यहाँ पे ओबीसी जो है, आप देखेंगे 1990 के बाद वाला जो परिस्थिति होगा, इसमें मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू हो जाता है। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 340 है, उस 340 के तहत ओबीसी के लिए एक आयोग बनता है। और आपने देखा भी होगा कि 102 संविधान संशोधन के द्वारा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एनसीबीसी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का भी दर्जा दिया गया था। ओबीसी को जो आरक्षण की बात की गई, और इस आरक्षण के बाद राजनीति में जाति का एक नया स्वरूप देखने को मिलता है। तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो पीरियड है धीरे धीरे यहाँ पे एक जो कृषि वाली बात है, एक स्वामित्व का उदय होता है। यहाँ देखते हैं कि अगड़े और पिछड़े की बात की जाती है। यहाँ पे आरक्षण की जो व्यवस्था है वो लागू हो जाती है, और यहाँ से जो है 1990 के बाद से लेकर अब तक की जो परिस्थितियां बनती है, इन परिस्थितियों के अनुसार राजनीति में जाति की बहुत बड़ी भूमिका होती है। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि बिहार में राजनीति में जाति की बहुत बड़ी भूमिका होती है, लेकिन जो पिछला क्लास था दलित मूवमेंट इन बिहार, उसमें मैंने बताया था कि जो जाति की भूमिका होती है वो अधिक है, लेकिन उस जाति का जो विकास होना चाहिए, जो सामाजिक
आर्थिक और राजनीतिक विकास होना चाहिए, वो नहीं है। तो वह समय की सबसे बड़ी मांग है। और इन परिस्थितियों में हम देख सकते हैं कि ये बिहार की राजनीति में जो जाति की भूमिका है, इसके सकारात्मक और नकारात्मक दो पक्ष हो सकते हैं। सकारात्मक पक्ष की बात करें तो राजनीति में पिछड़े वर्गों की भूमिका ये अधिक हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार का जो प्रयोग है, ये एक व्यक्ति तक सीमित न होकर के सबको इसके लिए जगह मिल सकता है। इसके नकारात्मक पक्ष की बात करें तो हम देख सकते हैं कि लोकतंत्र के लिए ये खतरनाक हो सकता है और अपराध और भ्रष्टाचार को इस बढ़ावा मिल रहा है। जातिगत जो मुद्दे हैं वो तेज हो रहे हैं और ये जो जाति है वोट बैंक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अगर हम इसके सकारात्मक पहलुओं की बात करें तो सकारात्मक पक्ष को अपनाया जाए तो इससे क्या होगा कि लोकतंत्र को एक सामाजिक आधार तो मिलेगा, लेकिन इसमें राजनीतिक जागरूकता की जरूरत होगी। और हमें चाहिए कि हमारा सामाजिक आधार मजबूत हो, जिसके चलते सामाजिक आर्थिक समावेशन हो। तो इसके सकारात्मक पहलुओं पर बात करें और इसके लिए हमें जरूरत है कि हम राजनीतिक रूप से अवेयर हो, शिक्षा का विकास हो और हम लोग अगर जाति का प्रयोग राजनीति में करना है तो ये जो दुष्चक्र वाली चीजें हैं इससे ऊपर उठकर उसका विकास किया जाए। और इसी के साथ आज का ये जो वीडियो है समाप्त होता है। मैं चाहूंगा कि अगर आपको अगर कोई चीज इसमें अच्छा लगे तो आप प्रोत्साहित करें, और अगर किसी और आपको लगता है कि कोई कठिन विषय हो बीपीएससी मेन सीरीज में तो आप मुझे टेक्स्ट करके आप वो दे सकते हैं, वो जो टॉपिक मैं उस पर वीडियो आपको बनाकर आपकी हेल्प करूंगा। थैंक यू वेरी मच।